हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। ये टॉपिक है क्लास 8 का सोशल साइंस का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझ में आती है। तो टीपू सुल्तान कहाँ के थे? मैसूर के। और यहाँ कंपनी का मतलब है कि जो अंग्रेज थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी लगाए थे, उनके बारे में बात हो रही है। तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि जब कंपनी को यानी अंग्रेजों को अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभ चाहिए था तो उन्होंने सैनिकों से टकराव के लिए एक रास्ता भी अपनाया, जो हमें कहाँ से समझ में आता है? दक्षिण भारतीय का जो राज्य है मैसूर, मतलब साउथ इंडिया का जो राज्य है मैसूर, वहाँ के उदाहरण से समझ में आती है। हैदर अली व्यक्ति थे। शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 जैसे शक्तिशालियों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। अब मैसूर एक राज्य था जहाँ पे हैदर अली नाम के राजा थे और उनके पुत्र थे टीपू सुल्तान। ठीक है, हैदर अली का शासनकाल था 1761 से 1782 और टीपू सुल्तान का शासनकाल था 1782 से 1799। ठीक है, ये दोनों शासक काफ़ी शक्तिशाली थे जो मैसूर का नेतृत्व कर रहे थे। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार जो साउथ इंडिया है, मतलब जो इंडिया का साउथ पार्ट है, वहाँ के जो तट हैं उनको हम मालाबार तट बोलते हैं। तो मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। तो मालाबार पर यानी जो इंडिया का साउथ का पार्ट है, उनके इंडिया के तटों को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और उस मालाबार तट पे मैसूर में जो राज्य होता था वो मैसूर रियासत के नियंत्रण में होता था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। जहाँ से क्या करती थे अंग्रेज, क्या करते थे ये लोग? यहीं से इलायची और काली मिर्च का व्यापार करते थे। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। अब 1785 आया तो टीपू सुल्तान ने क्या किया कि जो उनके बंदरगाह थे, यानी बंदरगाह मतलब जहाँ से बड़ी बड़ी जो पानी की जहाज़ें होती हैं वो व्यापार के लिए आती हैं, तो उन जगहों को हम बंदरगाह बोलते हैं। तो बंदरगाह से क्या होने लगा कि जो चंदन की लकड़ी होती थी और काली मिर्च होती थी, इलायची होती थी, उनका निर्यात रोक दिया। वरना मतलब कि इनको दूसरे देशों में, दूसरी जगहों पे जाने से रोक लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़े। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। अब सुल्तान ने क्या किया, जो स्थानीय यानी लोकल जो सौदागर थे, यानी लोकल जो बिजनेस करते थे, उनको भी बिजनेस करने पर, कारोबार करने पर रोक लगा दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद में अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। अब टीपू सुल्तान ने क्या किया कि हमारे इंडिया में, भारत में विभिन्न प्रकार के व्यापारी आ चुके थे उस टाइम में। पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, ठीक है, ये सब आ गए थे। तो जो फ्रांसीसी थे उनसे काफ़ी टीपू सुल्तान की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, दोस्ती हो गई थी, जिसके हेल्प से टीपू सुल्तान ने अपने सेना को फिर से एक आधुनिकीकरण दिया, यानी सेना को थोड़ा सा मॉडल बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है टीपू सुल्तान, आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये है टीपू सुल्तान। ठीक है, सुल्तान के इन कदमों से आग बबूला हो गए। कौन? अंग्रेज। अब सुल्तान ने फ्रेंडशिप कर ली, अपनी सेना को आधुनिकीकरण भी कर लिया, किनकी? फ्रांसीसी की मदद से। तो ये सब देखकर जो अंग्रेज थे वो काफ़ी गुस्से में आ गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अब अंग्रेज़ों को क्या लगा कि जो हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के फादर और टीपू सुल्तान वो काफ़ी घमंडी, काफ़ी डेंजरस और काफ़ी महत्वाकांक्षी उनको लगने लगे थे। अंग्रेज़ों को लगता था ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना बहुत ज़रूरी है।
अब अंग्रेजों को लगने लगा कि ऐसे राजाओं को दबाना और अपने रास्ते से हटाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें व्यापार करने से रोकेंगे। ठीक, आगे बढ़ें। अब क्या किया, अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। फिर क्या हुआ कि अपनी राजधानी यानी मैसूर की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ मैसूर को भी सहायक संधि थोप दी गई। अब क्या हुआ, ये सब हुआ फलस्वरूप क्या हुआ, मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। अब टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जंग होने लगी। मैसूर और अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। कौन कौन कब कब हुई, याद करते हैं। 1767 से 59 तक, 80 से 84, 90 से 92 और 1799 में। आखिरी में क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अब 1799 की आखिरी जंग थी और उसमें श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को काफ़ी सफलता मिली, यानी मैसूर हार गया, टीपू सुल्तान मारे गए। तो इसमें क्या हुआ, अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हो गई। तो उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मर भी गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, समझ में आया कि टीपू सुल्तान ने कैसे अपने मैसूर की जंग को बचाते बचाते 4 युद्धों के बाद मारे गए और आखिरकार क्या हुआ कि कंपनी को सफलता ही मिली, यानी अंग्रेजों को सफलता मिली और टीपू सुल्तान मारे गए 1799 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टीपू सुल्तान की कहानियाँ जानते हैं। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से बनती है, यानी जो राजाओं की छवि होती है वो अक्सर, यानी उनकी जो इमेज होती है वो जनश्रुतियों से बनती है। प्रचलित किस्सों से उनकी ताकत का खूब यक्षगान किया जाता है। और जो प्रचलित किस्से होते हैं यानी कहानियाँ होती हैं, जिससे उनके जो ताकत होती है उनका काफ़ी यशगान यानी उनको काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक साथ जंगल में शिकार खेलने गए, वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी ज़मीन पर गिर गई। फिर क्या हुआ, फिर भी टीपू ने निहत्थे यानी हाथ में कोई हथियार नहीं था, निहत्थे का मतलब ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। अब हम समझेंगे कि जो टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर क्यों बोलते हैं। क्या हुआ था कि एक बार उन्होंने एक अपने फ्रांसीसी दोस्त था उनके साथ वो शिकार करने गए और उनको एक शेर दिखा। अब शेर को देखने में क्या हुआ, उसका शिकार करने में बंदूक मौके पे काम ही नहीं की, मतलब वो चली ही नहीं। अब पुराने ज़माने की बंदूक इतनी मॉडल नहीं होती थी कि वो एट अ टाइम वर्क करें, तो क्या हुआ, बंदूक उस टाइम पे काम ही नहीं की और जो उनके हाथों में कटार थी वो भी गिर गई। तो अब आखिरकार क्या किए टीपू सुल्तान कि शेर से बिना हथियार के लड़े और अंत में उसको मार गिराया। तभी से टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। ठीक है, समझ में आया आपको कि टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर क्यों बोलते हैं, तो आप बता लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है एक इमेज दी हुई है जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि टीपू का खिलौना शेर। ठीक है, यह टीपू का एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। उनकी एक तस्वीर है। यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। अब यह खिलौना शेर है लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। ठीक है, समझ में आया कि अंग्रेज क्या क्या ले गए भारत से।
तो आपको इस समझ में आया पूरे वीडियो में कि टीपू सुल्तान कैसे व्यक्ति थे, वो कितने शक्तिशाली थे। वो अपने राज्य के लिए 4 युद्ध लड़े और आखिरकार युद्ध लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हुए और अंग्रेज़ों की जीत हुई। लेकिन उसके बाद भी हम उनकी शान में बोलेंगे कि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो निहत्थे यानी बिना किसी हथियार के ही शेर को मार गिराए थे। ठीक है, तब से कहा जाने लगा टीपू सुल्तान को शेर मैसूर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए एग्ज़ाम में कि टीपू सुल्तान के बारे में लिखिए, तो आप ज़रूर लिख पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू।